150 बच्चे हैं और 41 प्रेजेंट है यहाँ पे। मैंने ऐसा रंधा फेरना है आप लोगों को कि आप शहबाज गिल को भूल जाएंगे। तो याद रखिएगा जरा, बंदे बन जो। 40 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 150। अच्छा, 110 बच्चों को प्रॉब्लम एक साथ ही हुई है। सबको इज्तिमाई प्रॉब्लम हुई थी। इज्तिमाई मसले होते हैं सबके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको इज्तिमाई भी बुखार हो गया, इज्तिमाई खांसी आ रही है। वाह वाह वाह। भाई बना वो मारा करो जो काबिल कबूल हो। और आप बहाना भी किसके आगे मार रहे हो। मैं दौरे जदीद के तालिब इल्म की रग रग से वाकिफ हूँ। ये जो है ना एंड्रॉइड ज़दा स्टूडेंट्स, जो एंड्रॉइड ज़दा स्टूडेंट्स हैं, यहाँ जो एंड्रॉइड स्टूडेंट्स हैं, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने टेक्स्टेबल एक्टिविटी डिस्कस की थी। हमने देखा था कि इसकी एक्सेप्शंस वगैरह में क्या कुछ आता है, क्या कुछ नहीं आता। हमने वो डिस्कस की थी। अब हम उससे आगे लेके चलते हैं बातों को। तब है टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज और जीरो रेटेड सप्लाईज। इसकी आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन हम इसको आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई की बात करूं, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब वो सप्लाई है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा। रिकॉर्डिंग ऑन है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। अब चाहे वो आप इंपोर्टर इंपोर्ट गुड्स करके बेच रहा है या गुड्स इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। मैन्युफैक्चर गुड्स बना के बेच रहा है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मतलब जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है, सेल्स टैक्स लग रहा है, उसे हम टैक्सेबल सप्लाई कह रहे होते हैं। एग्जाम सप्लाई कौन सी होती है? जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। इसको हम जाके आगे पढ़ेंगे डिटेल में, 6 स्केड्यूल के अंदर कौन कौन सी होती है। और फिर आती है हमारे पास जीरो रेटेड सप्लाईज। ये जीरो रेटेड सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज का ही पार्ट है, लेकिन ये वो सप्लाईज होती हैं, ये वो सेल्स होती हैं जिसमें हम टैक्स तो चार्ज कर रहे होते हैं लेकिन 0% के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। रेट तो लगाया, टैक्स तो चार्ज किया, लेकिन जो है वो किसके ऊपर है? वो 0% के ऊपर चार्ज किया। ऐसी सप्लाई को हम क्या कहते हैं? ऐसी सप्लाई को हम टैक्सेबल सप्लाई कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब डिफरेंस क्या है? 0% क्यों है? हम इसको ये क्यों नहीं कहते कि नो टैक्स है? आगे जाकर तसल्ली में पढ़ेंगे। इसके ऊपर हमने पूरा स्केड्यूल पढ़ना है, 5th स्केड्यूल गुड्स का। इसके ऊपर 6th स्केड्यूल हमने पढ़ना है। इसके ऊपर कौन कौन सी रेट्स लगने हैं हम पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सिंपल इसको सुने और इसको सुन के इग्नोर कर लें, जैसे वो आपको सुन के इग्नोर कर देती हैं। सो दैट्स वाई हम आगे चलेंगे, आगे जाके हम इनकी मजीद डिटेल्स में बात कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद है गुड्स। हम सेल टैक्स की बात कर रहे थे। गुड्स, देखिए सेल्स टैक्स में गुड्स चार्ज टैक्स हम चार्ज कर रहे हैं गुड्स के ऊपर। गुड्स क्या होते हैं?
गुड्स किसे कहते हैं? अभी तक आपके माइंड में था कि जी इन्वेंट्री, चीजें, ये तमाम जो है गुड्स है। देखें, जो सेल्स टैक्स है ना, जो सेल्स टैक्स है, ये गुड्स के ऊपर चार्ज हो रहा है। जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसके ऊपर चार्ज होगा। हमने कहा जी हमने सेल टैक्स लगाना है, सेल टैक्स पढ़ना है, क्या पढ़ लेते हैं। सेल्स टैक्स लगेगा जी सप्लाई ऑफ गुड्स पे। हमने देखा सप्लाई कौन सी होती है। फिर हमने कहा जी सेल्स टैक्स उस पर लगेगा जो टैक्सेबल एक्टिविटी होंगी। हमने टैक्सेबल एक्टिविटी देखा क्या होती है। फिर हमने पढ़ा जी सेल्स टैक्स लगेगा रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। हमने देखा पर्सन क्या होता है, सारी बात कर ली। लेकिन एक चीज था कि ये सेल्स टैक्स गुड्स के ऊपर लगेगा। गुड्स किसे कहते हैं इसको हमने देखना है कि ये क्या है, फिर हमारी कहानी जो है मजीद आगे बढ़ जाएगी। अब गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब है एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। हर वो अशिया जो मूवेबल है उसको हम गुड्स कहते हैं, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। मतलब एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक्स, शेयर, इनके अलावा जो है वो हमारी क्या है, तमाम चीजें गुड्स कहलाती हैं। कभी आप मुझे बताएं जरा खुद सोच के, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से 1000 रुपया लेते हैं, बैंक कभी कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1000 रुपया दे दूंगा लेकिन ऊपर 17% टैक्स चार्ज करूंगा? कभी ऐसा हुआ है? कभी भी? कभी भी ऐसा हुआ है? इसका मतलब आप पैसे के ऊपर जब पैसा लेते हैं कोई किसी किस्म का टैक्स ऊपर चार्ज नहीं हो रहा होता। सिमिलरली आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आप वहां पे शेयर्स है, स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, डिबेंचर्स वगैरह बेच रहे होते हैं, उनके ऊपर भी किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। तो ये चीजें जो हैं ये हमारी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन भाई हर वो चीज जो हिल सकती है, जो आप उसको यहाँ से उठा के वहां पर रख सकते हैं, दैट इज अ गुड। जैसे आपके पास फर्नीचर है, आप फर्नीचर जो है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। कार जो है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। वॉल क्लॉक जो है ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। लेकिन लैंड क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? क्या घर, हाउस, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना घर बनाया हुआ है किसी एक एरिया में और आपका वहां पर रहने को दिल नहीं कर रहा, तो क्या आप अपना घर उठा के कहीं और ले जाएंगे? द आंसर इज नो। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। हर वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। गॉट इट? इसका मतलब गुड्स तो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, वो गुड्स की डेफिनेशन को ही जस्टिफाई नहीं करती। इसलिए जब वो गुड्स की डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर रही, उनके ऊपर किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं होगा। जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर बेचना, लैंड बेचना, बिल्डिंग बेचना, फ्लैट बेचना, दुकान बेचना, क्वार्टर बेचना, जब आप इनको सेल करते हैं इनके ऊपर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता। क्यों? बिकॉज ये गुड्स ही नहीं है। जब एक चीज गुड्स होंगी तब उनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, अदरवाइज उनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें लैंड है, जिसमें बिल्डिंग है, इनके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। सेल्स टैक्स सिर्फ चार्ज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आप दावा कर सकते हैं वो आपका एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। जैसे क्लेम टू डेट, कि किसी कर्ज के ऊपर आपका दावा है कि भाई मैंने इसे पैसे वापस लेने हैं। प्रोमिसरी नोट हो गया, डिस्काउंट कूपन्स वगैरह हो गए,
ये जो आपको दूसरे सेल कूपन्स वगैरह मिल रहे होते हैं, ये तुम्हारे से सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे वो एक्शनेबल क्लेम कहला रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप मुझे एक चीज बताएं, आप एक जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल पे, आपने शॉपिंग की है, आपको डिस्काउंट कूपन दे दिया है कि आपने जी 10,000 की शॉपिंग की है, हम आपको डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं, अब अगली दफा आएंगे तो आप शॉपिंग करेंगे तो हम आपको 2,000 रुपया छोड़ देंगे या 1,000 रुपया छोड़ देंगे। अब ये 2,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन दिया गया है या 1,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन दिया हुआ है, ये एक एक्शनेबल क्लेम है। जब तक आप शॉपिंग नहीं करेंगे अगली दफा जाके, क्या आप इस कूपन को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ऐसे ही है ना। तो ये जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं ये भी कभी भी गुड्स नहीं होती, और इन एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर कभी भी किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। जैसे जो एग्जांपल गिवन है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने डिस्काउंट कार्ड या कूपन अपने कस्टमर को इशू किए हैं 400 रुपए का, जिसके ऊपर कस्टमर 20% डिस्काउंट खरीद सकता है जब भी कोई वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी वगैरह परचेज करेगा। अब ये डिस्काउंट कार्ड्स हैं, ये कूपन्स वगैरह हैं, ये एक्शनेबल क्लेम्स हैं, लेकिन ये गुड्स नहीं है, बिकॉज इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो ये डिस्काउंट कार्ड, ये डिस्काउंट कूपन्स वगैरह, ये भी गुड्स नहीं होते। तो जो चीजें गुड्स हैं, जो गुड्स की डेफिनेशन को जस्टिफाई करती हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब पास्ट पेपर में उसने एक एडजस्टमेंट दी हुई है जिसमें आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट कूपन्स इशू किए हुए हैं, और उन डिस्काउंट कूपन्स के ऊपर हमने कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया। इसलिए नहीं किया बिकॉज वो जो डिस्काउंट कूपन्स थे वो तो गुड्स की डेफिनेशन को ही जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। अब वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे तो उसके ऊपर किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हुआ। अब जरा ये ध्यान से कहानी समझिएगा, ये मैं एक ट्री बना रहा हूँ, इस ट्री को समझिएगा सेल्स टैक्स के। हमने जब भी किसी चीज के ऊपर सेल्स टैक्स लगाना होता है, लागू करना होता है, तो हम किस तरह से मूव करते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, नंबर 1 नहीं कह रहा, नंबर 1 कह रहा हूं कि क्या कोई चीज गुड है या नहीं है। अगर वो गुड्स की डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं करे, मतलब वो गुड ही नहीं है, तो कहानी खत्म, कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर वो गुड है, अगर वो ओहो अगर कोई भी चीज वो गुड्स के क्राइटेरिया को जो हमने ये पढ़ा है इसको जस्टिफाई कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, फिर हम कहेंगे ओके। फिर हम देखेंगे जो ये गुड्स वगैरह बेची जा रही हैं, क्या ये किसी टैक्सेबल सप्लाई में इन्वॉल्व है कि नहीं है, सॉरी क्या ये किसी टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं है। अब इसमें भी दो, या तो इसका जवाब होगा नहीं कि हम उसको टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, या हम उसको टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब कागज कागज आप ले आए हो, कागज गुड्स हैं, लेकिन उस कागज के ऊपर मैं खुद से अपनी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना के बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं मजनू भाई बन के एक अपनी पेंटिंग बना के 2 करोड़ 3 करोड़ की बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं उसको मजनू भाई बन के खुद उसके ऊपर पेंटिंग कर रहा हूँ उस कागज के ऊपर, तो ये एक टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन मैं उस कागज के ऊपर किताब प्रिंट करके बेच रहा हूँ तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। तो हम यहाँ पे फिर सेकंड चलते हैं कि ये जो गुड्स है क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। अगर टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं हो रही, कहानी खत्म, कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर ये टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही है, फिर हम देखते हैं कि क्या ये चीजों की सप्लाई की गई है या नहीं की गई। अगर इसकी सप्लाई की गई है देन हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई साहब सेल्स टैक्स लगा दो। अगर सप्लाई नहीं की गई फिर हम उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे होते। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं कागज लेके आया, कागज गुड्स हैं, कागज को मैंने किताब में इस्तेमाल किया, टैक्सेबल एक्टिविटी है, लेकिन किताब बनाने के बाद मैंने खुद ही पढ़ने बैठ गया तो मैंने सप्लाई नहीं की, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो अगर हमने सेल्स टैक्स चार्ज करना है या कब हम किसी गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा रहे होते हैं, तो इस ट्री से हम होकर गुजरते हैं। पहला सवाल,
कि जिस चीज के ऊपर सेल टैक्स लगाना है क्या वो गुड है या नहीं है। अगर है कहानी आगे चलेगी, अगर नहीं है कहानी खत्म। अगर कहानी आगे चली फिर हम देखते हैं वो गुड्स टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो गुड्स टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही है देन कहानी आगे चलेगी। अगर वो गुड्स टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं हो रही तो कहानी खत्म। फिर हम तीसरी पे जाते हैं कि जो गुड्स टैक्सेबल एक्टिविटी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनकी सप्लाई होगी या नहीं होगी। अगर उनकी सप्लाई होगी देन सेल्स टैक्स हम एंड पे चार्ज कर देंगे। जब गुड सप्लाई की गई तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज अगर गुड सप्लाई नहीं हो रही तो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हो रहा होता है, सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? जो पूरी पिक्चर पोर्ट्रे की है। और भाई पेंटिंग जो है वो मेरी अपनी एक रिक्रिएशन एक्टिविटी है। टैक्सेबल एक्टिविटी के डेफिनेशन याद है? टैक्सेबल एक्टिविटी के डेफिनेशन में एक्सेप्शन याद है? उस एक्सेप्शन में क्या इंडिविजुअल की रिक्रिएशन एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार होती है? नहीं होती। यार क्या लोग हो यार। अब भाई हर एक का फर्स्ट डे होता है, ऐसे नहीं होता। जिनका लास्ट है उनका भी फर्स्ट था। जी जनाब, ये सारी कहानी क्लियर है। और भाई एक्शनेबल क्लेम वो जिनके ऊपर आप कोई एक्शन ले सकते हैं। इतनी बड़ी डिस्काउंट कूपन से समझाया है कि डिस्काउंट कूपन्स वगैरह वो कि फ्यूचर में जाके आप उनके ऊपर कोई एक्शन वगैरह ले सकते हैं, वो हमारे एक्शनेबल क्लेम्स कहलाते हैं। आगे चलें। चलो जी आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब टैक्सेबल गुड्स क्या है? सिंपल से है, इसको सुन लीजिएगा। वो तमाम गुड्स, अभी हमें गुड्स तो लग ही नहीं पता ना, वो तमाम गुड्स जो एग्जाम्ड गुड नहीं है वो टैक्सेबल गुड्स है। सिंपल सी बात है। जैसे 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 आपने खाना है जी पाइनएप्पल, कभी खाया है? मैं पाइनएप्पल नहीं खा सकता। मैं जिस दिन पाइनएप्पल खा लूंगा मेरा उस दिन गला खराब हो जाएगा। बड़े लोगों के बड़े मसले होते हैं। जैसे बिल गेट्स जो है वो पेट भर के खाना नहीं खा सकता। इंसान को बड़ा आदमी होना नहीं चाहिए, मैं तो इसलिए बिलीव करता हूँ। छोटा आदमी हो जिंदगी डिवाइड करे। यार तूने सीए बन के भी पाइनएप्पल खाना है तो ना ही बन भाई, तू अभी खा ले, तुझे मैं अभी खिला देता हूँ, आ जा मेरे ऑफिस। तूने इतनी जो मेहनत करके पाइनएप्पल खाना, तुझे मैं भी खिला देता हूँ। और कुछ जा आप जाकर रेडी लगा, सुकून से जिंदगी एंजॉय कर। अब देखें जी, पाइनएप्पल जो है आप इसको रॉ फॉर्म में बेचते हैं। जैसे जी ये हमारे भाई साहब जो है जैसे सीए करने आए, इनका सीए नहीं हो रहा था। फिर इनको ना अल्टीमेटली तंग आकर इन्होंने कहा यार सीए होता है नहीं होता, हम रेडी लगा लेते हैं, पैसा तो कमाना है। अब इन्होंने पाइनएप्पल की रेडी लगा ली है। अब उसके ऊपर रख के पाइनएप्पल बेच रहे हैं। अब ये जो पाइनएप्पल बेच रहे हैं ये इनका एग्जाम टेस्ट के ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन इनका कोई 730 सालों में सीए हो गया। अब उसके बाद इनको एक बिजनेस आइडिया आया, इन्होंने कहा क्यों ना हम पाइनएप्पल को प्रोसेस करके बेचते हैं। इन्होंने उस पाइनएप्पल को कैन में डाल के प्रोसेस करके बेचना शुरू कर दिया। अब ये जो कैंड फ्रूट हो जाएगा ये फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब वो तमाम गुड्स जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल है। कोई एक गुड वो एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, वो टैक्सेबल भी हो सकती है। ये हम आगे आगे पढ़ेंगे कि हर एक गुड एग्जेम्प्ट कैसे हो सकती है
टैक्सेबल कैसे हो सकती है हम आगे जाके पढ़ लेंगे। लेकिन टैक्सेबल गुड्स कौन सी होती हैं? वो तमाम गुड्स जो एग्जाम्प्ट नहीं है वो हमारी क्या कहलाएंगी? वो हमारी एग्जाम्प्ट गुड, जो वो तमाम गुड्स जो एग्जाम्प्ट नहीं है वो हमारी क्या कहलाएंगी? टैक्सेबल गुड्स कहला रही होंगी। ये क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सप्लाई चेन सप्लाई चेन किसे कहते हैं? एनीवन? सप्लाई चेन किसे कहते हैं? सो गए हो और ज़ुम्बीज? ये तो आज दोपहर 2:32 के ऊपर कब्रिस्तान वाली वाइब्स आ रही हैं। तो कभी ना जून जुलाई के महीने में ना जब फुल शिद्दत दोपहर हो, आप जब जाते हैं ना कब्रिस्तान, तो इस तरह का एक हूक आलम होता है जो मुझे भी फील हो रहा है। मैं खुद ही बोली जा रहा हूँ पागलों की तरह। सप्लाई चेन क्या है? कि इसमें हम देखते हैं एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है जो टेक प्लेस हो रही है फ्रॉम द प्रोडक्शन टिल द फाइनल सप्लाई, उसके ऊपर हम देखने होते हैं। अब ये क्या है? एक हमारे पास एंड कंज्यूमर है, जिसने गुड्स को कंज्यूम करना है, और एक हमारे पास क्या है? मैन्युफैक्चरर है जहां पे गुड्स वगैरह बननी है। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इंपोर्टर से। इंपोर्टर सामान इंपोर्ट करेगा, सामान इंपोर्ट करके वो हमें देगा मैन्युफैक्चरर को, या मैन्युफैक्चरर खुद इंपोर्ट करेगा। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर उस सामान को बनाएगा, बनाने के बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद देगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो हर रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर से जाकर सामान उठाएगा होलसेलर। होलसेलर से जाकर सामान उठाएगा रिटेलर, जो आपकी गली मोहल्ले में दुकानदार बैठे होते हैं, जहाँ पे जाके एंड कंज्यूमर गुड्स वगैरह ले रहे होते हैं। और रिटेलर से सामान किसके पास जाएगा? एंड कंज्यूमर के पास सामान जा रहा होगा। तो ये जो चेन बनती है, जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बनती है, इंपोर्टर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से एंड कंज्यूमर, ये हमारी होती है सप्लाई चेन। फॉर एग्जांपल, आप एक एंड कंज्यूमर है और आपने पेप्सी पीनी है, क्या आप जाके पेप्सी के प्लांट से पेप्सी परचेज करेंगे? आप बैठे हुए हैं कश्मीर में, वादी नीलम में बैठे हुए हैं, और आपका बड़ा शिद्दत से दिल कर रहा है कि मैंने पेप्सी पीनी है, तो क्या पेप्सी के मालिक को फोन करेंगे? वो ऑल द वे रियाज बोटलर को जब पास जाएंगे, वो उसे कॉल करेंगे, वो आपके लिए हेलीकॉप्टर बुक करवाएगा, उसमें एक रेगुलर पेप्सी को लोड करवाएगा और आपको जाकर नीलम वैली में डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा? ऐसे होगा? द आंसर इज नो। तो फिर आपने तो पीनी है, कैसे? आप लेंगे रिटेलर से, जो आपके इर्द गिर्द दुकानदार होगा। तो उसके तक कहाँ से आएगी? होलसेलर से। उसे कौन देगा? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन दे रहा होगा? जिसने बनाई होगी। तो एक एंड कंज्यूमर तक किसी चीज को पहुंचाना थ्रू दीज सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी सप्लाई चेन कहला रही होती है। ये क्लियर है? जी जनाब, ये क्लियर है। उसके बाद आता है इंपोर्टर। इंपोर्टर वैसे आपकी जिंदगी और भी आसान है कि आपके सिलेबस में इंपोर्ट्स नहीं है।
इंपोर्ट पढ़ने के लिए या इंपोर्टर के रेलेवेंट रूल पढ़ने के लिए या कस्टम वगैरह पढ़ने के लिए आपको CFF 5 में जाना पड़ेगा। और आपको टाइम पता है कि कब CFF 5 में आपने जाना है, कितने अरसे बाद क्वालिफाई होगा, उसके ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन इंपोर्ट्स वगैरह पढ़ने के लिए, इंपोर्ट्स वगैरह में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CFF 5 में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब इंपोर्टर कौन होता है? इंपोर्टर वो बंदा है जो पाकिस्तान में गुड्स को इंपोर्ट कर रहा होता है। जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो आप कस्टम्स ड्यूटी वगैरह पे कर रहे होते हैं एट टाइम ऑफ इंपोर्ट। और ये कस्टम्स जो है ये क्या आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट है इंपोर्ट का या इंपोर्टर का, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। इंपोर्टर हमारे पास ना दो तरह के हैं एज पर आवर सिलेबस। एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कमर्शियल इंपोर्टर, और दूसरा है हमारे पास जिसे हम कहते हैं नॉन कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर वो होता है जो चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब उसने चीज़ लेके आया और उसको मार्केट में कस्टमर्स को सेल करना है। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल इंपोर्टर कहते हैं। नॉन कमर्शियल इंपोर्टर वो होता है जिसने चीज़ें तो इंपोर्ट की हैं लेकिन चीज़ों को इंपोर्ट करने के बाद मार्केट में नहीं भेजेगा, बल्कि क्या करेगा, बल्कि खुद उसको यूटिलाइज कर रहा होगा। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को हम नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कहते हैं। दोनों की टैक्सेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन क्योंकि इंपोर्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपोर्टर जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास कमर्शियल इंपोर्टर है और दूसरे हमारे पास नॉन कमर्शियल इंपोर्टर है। कमर्शियल इंपोर्टर वो हैं जो कमर्शियल चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, उन्हें हम कमर्शियल इंपोर्टर कहते हैं। नॉन कमर्शियल इंपोर्टर वो हैं जो इंपोर्ट करके खुद चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, खुद यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कहला रहे होते हैं। ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो बताएं, वरना आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक डिस्कशन वगैरह हम करेंगे आगे जाके, लेकिन वो नहीं है इसमें है सच। अगर आप देखें इसकी टैक्सेबिलिटी वगैरह जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद आएगी बात मैन्युफैक्चरर की या प्रोड्यूसर की। अगर आप सप्लाई चेन में देखें, सप्लाई चेन में जो सेकंड पर्सन हमारे पास आ रहा था ही वाज मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, उसके मुतालिक जो है थे हम बात कर रहे थे। अब मैन्युफैक्चरर क्या है या प्रोड्यूसर क्या है उसको ज़रा हम देखते हैं। ये मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जाके इनकम टैक्स में भी पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पे अगर अच्छी तरह समझ लेंगे इनकम टैक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं, आम आसान मतलब आपसे मैं पूछूं सादा लैंग्वेज में मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं, एनीवन?
चीजें बनाने वाला, सनतकार, गुड्स बनाने वाला, प्रोड्यूसर। ठीक है जी। जब आप लोगों को पता है फिर पूछ क्यों रहे हैं मेरे से? एनीवेज, मैन्युफैक्चर कौन है? जरा डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं आता, या इसमें सिर्फ और सिर्फ सनतकार नहीं आता। मैं इंपॉर्टेंट लाइनें अंडरलाइन करूंगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर का मतलब है कोई भी पर्सन, और पर्सन से मुराद क्या है आप सबको पता होगा, ऐसे ही है ना? पर्सन से क्या मुराद है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, कोई भी हो सकता है। हु engages in the production of goods, जो गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है उनको मैन्युफैक्चर कर रहा है। मतलब रॉ मटेरियल वगैरह उसके पास आ रहे हैं और उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है। वेदर और नॉट रॉ मटेरियल्स और ओन्ड बाय हिम, चाहे उसके पास अपने रॉ मटेरियल है या नहीं है। मतलब उधार का सामान हो सकता है या किसी का रॉ मटेरियल हो सकता है, उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है, लेकिन ऐसा बंदा जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मैन्युफैक्चर कहेंगे। यहाँ तो कहानी आसान है। इसके बाद है एंड इंक्लूड्स, और शामिल है। एंड असाइनी, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पॉइंट, ये अभी तक पास्ट पेपर में टेस्टेड नहीं है। पास्ट पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो टेस्ट किए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर है कि जी आप गुड्स बना रहे हैं, आप गुड्स बेच रहे हैं, आप गुड्स बना रहे हैं, आप गुड्स बेच रहे हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो टेस्टेड नहीं है। अभी तक हमने यही बात पढ़ी है कि जो बंदा गुड्स को बना रहा है और उनकी प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे उसके पास अपना रॉ मटेरियल है या नहीं है, हम उसे मैन्युफैक्चरर मानते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी असाइनी, असाइनी का मतलब जिस बंदे को हमने अपॉइंट किया है, जिसको हमने असाइन किया है, और ट्रस्टी, जिसको हमने ट्रस्टी बना दिया है इन बैंकरप्सी या लिक्विडेटर, या एक बंदा था जो बैंकरप्ट हो गया है या लिक्विडेट हो रहा है, हमने उसके बैंकरप्सी के प्रोसेस में या लिक्विडेशन के प्रोसेस में किसी बंदे को उसमें अपॉइंट कर दिया है, किसी बंदे को हायर कर दिया है, जो उस बंदे के एसेट्स को बेचेगा इन एनी फिड्यूशरी कैपेसिटी, इन एनी लीगल कैपेसिटी, ऐसे बंदे को भी हम मैन्युफैक्चरर कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिस्टर है जी, मिस्टर डी। मिस्टर डी के एसेट्स जो है थे वो हो गए थे जी 1000 रुपए के, और उसकी लाइबिलिटीज जो है थी वो थी 1 लाख रुपए की। अब इसका मतलब है वो कभी भी अपनी लाइबिलिटीज को नहीं चुका सकेगा, तो बैंकरप्ट हो गया। अब जब वो बैंकरप्ट हो गया तो फिर क्या किया जाएगा? एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा कि भाई साहब हो जाए, इसकी बैंकरप्सी का अमल देखें, ये मैन्युफैक्चर भाई थे, अब अपनी ये लाइबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे, आप इनके एसेट्स बेचें। ये जो बंदा अपॉइंट किया जाएगा फॉर दैट पर्पस, उसे भी हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चर कंसीडर कर रहे होंगे। ये भी हमारा क्या होगा? मैन्युफैक्चर कंसीडर हो रहा होगा। क्लियर? उसके अलावा उसके अलावा ये भी देखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई पेटेंट है, कोई प्रोप्राइटरी राइट है, या कोई भी ऐसे राइट्स हैं किसी भी गुड्स के जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, ऐसे बंदे को भी हम क्या मानते हैं? मैन्युफैक्चरर मान रहे होते हैं। तो जिस बंदे के पास पेटेंट राइट्स हों, प्रोप्राइटरी राइट्स हों, या इस तरह कोई भी राइट्स हों किसी गुड्स से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चर होनी है, ऐसी को भी हम लोग क्या मानेंगे? मैन्युफैक्चर मान रहे होंगे। फिड्यूशरी आप कह सकते हैं लीगल कैपेसिटी में, सरकारी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर। जी जनाब, ये क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ना जो ये लाइन लिखी हुई है, ये वाली
जो ये हाईलाइट की गई है, ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? ऐसे बंदे को हम कहते हैं टॉल मैन्युफैक्चरर। ये पहले भी मैंने बात की थी। टॉल मैन्युफैक्चरर कहते हैं ऐसे बंदे को। टॉल मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं? ये वो मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास खुद का कोई मतलब रॉ मटेरियल नहीं होता, खुद के कोई भी प्रोसेसेस वगैरह नहीं होते, बट ये किसी के बिहाफ के ऊपर काम करके दे रहे होते हैं। जैसे याद है आपको, वो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी डाई वाली, कि ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो होती हैं ये अपना कपड़ा पकड़ती हैं, अपना डिजाइन पकड़ती हैं, किसी कंपनी को राब्ता करते हैं, वो प्रिंटिंग कंपनी को, वो उस कंपनी के बिहाफ पे उनका कपड़ा पकड़ते हैं, उनका डिजाइन पकड़ते हैं, बट उसको डाई करके उसको प्रिंट करके दे देते हैं। सिमिलरली ये बुक पब्लिशर्स वगैरह जो होते हैं, मतलब अगर आतिफ आदिल साहब ने अपनी कोई किताब वगैरह पब्लिश करवानी है, तो अब आतिफ आदिल साहब का कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं है। ये नहीं है कि उन्होंने किताब पब्लिश करनी होती है, वो घर से निकलते हैं, अपनी दुकान पर जाते हैं, शटर खोलते हैं, मशीनें ऑन करते हैं, ये पब्लिश करते हैं, वो किताब छाप देते हैं। ऐसा नहीं होता। वो पब्लिशर को रब्ता करते हैं, वो उन्होंने किताब लिखी हुई है, अब किताब उनका कॉपीराइटेड मटेरियल है, उसके पास तमाम राइट्स हैं, वो किताब उसको तक पहुंचाते हैं। अब जो पब्लिशर होता है उसके पास भी कागज वगैरह कुछ नहीं होते, वो कागज लेके आता है, लेकिन वो कागज लेके आता है, उसके पास कागज नहीं है, किताब किसी और की है, उसने किताब पकड़ी, कागज पकड़ा, पब्लिश करके प्रिंट करके किताब को दे दिया। अब वो जो बंदा है जिसने पब्लिश किया है उसके पास कुछ भी अपना नहीं है, बट फिर भी वो काम करके दे रहा है। तो ऐसे बंदे को भी हम क्या मानेंगे? मैन्युफैक्चरर मानेंगे, प्रोड्यूसर वगैरह मान रहे होंगे। तो इसको लेकिन हम क्या कहते हैं? इस बंदे को हम टॉल मैन्युफैक्चरर कहते हैं, और इस अमल को हम क्या कहते हैं? टॉल मैन्युफैक्चरिंग कह रहे होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये जो है, ये है जी हमारे पास टॉल मैन्युफैक्चरिंग। जब आपके पास अपना रॉ मटेरियल नहीं होता, बट स्टिल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्टिल आप गुड्स बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग। जी जनाब, क्लियर है? समझ तो नहीं आ रही? मुश्किल नहीं लग रहा? अगर आप टेक्स्ट को तरीके से पढ़ते हैं ना, बड़ा आसान है। पर मुश्किल भी है। टेक्स्ट मुश्किल भी है, टेक्स्ट आसान भी है। समझ आ जाए, चीजें कनेक्ट हो रही हैं, अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हो तो बड़ा मजा आएगा। अगर समझ ना आए तो इससे बड़ा अजाब भी कोई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्स्ट एक वाहिद पेपर है, अगर ये पहली अटेम्प्ट में निकल जाए शुक्र करो। अगर इसमें अटेम्प्ट लग जाए तो ये जालिम दो अटेम्प्ट, या ये जालिम तीन अटेम्प्ट लाजमी लगवा देते। इतना जहरीला पेपर है टेक्स्ट का। द रीजन इज दैट जब आप फर्स्ट टाइम टेक्स्ट पढ़ते हैं आप फेल हो जाते हैं, सेकंड टाइम आप पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी के ऊपर आप फिर फेल हो जाते हैं, जब सेकंड टाइम फेल होते हैं तो थर्ड टाइम पढ़ने की जब पढ़ने की बारी आती है, सिलेबस चेंज हुआ होता है, अब फिर सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली फोर्थ टाइम आप थोड़ी बहुत एफर्ट करते हैं और पेपर पास कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट के पेपर में 3 अटेम्प्टों से बचें, तो कृपा करके पहले अटेम्प्ट में थोड़ा फोकस होकर बैठा करें। टेक्स्ट में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आसान होते हैं, आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को हवा बना लेते हैं,
मैंने सेल्स टैक्स के स्टार्टिंग में साबित भी किया था कि न्यूमेरिकल में ऑन एवरेज 70% बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। जहां बच्चे मार खाते हैं वो थ्योरेटिकल एरिया है, लेकिन ये आप लोगों ने समझना नहीं है। ये जब आपको समझ आनी है फिर आपको लग बदे होने से होता कि हुआ गया हमारे साथ। वही होता है ना कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब वो होता है ना आंखों देखा जाता है ना किसी और से देखा जाता है, बस आई क्या पे देख रहा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने मैन्युफैक्चरर पढ़ा। मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, उसको देखा। अब मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस क्या है। अभी यहाँ पे हम एक बात कर रहे थे ना कि पाइनएप्पल जो है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसको कैंड करके बेचे तो वो टैक्सेबल है। हमने बात की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी भी किसी सुपर स्टोर पे गए हो, आपने वहां पर देखा होगा मिचल्स वालों का ना साग मिलता है। वो कैंड पैकिंग के अंदर ना उसको प्रोसेस करके मिचल्स वालों का साग मिलता है, देखा किसी ने? कोई 750 रुपए का, कोई 800 ग्राम है। हाँ इतने का ही है, 750 के करीब है और 800 ग्राम है। और ये जो ब्राउन फैमिली है ना, ब्राउन लोग मतलब मिडिल क्लास, अगर गलती से ये मिचल्स वालों का कैंड साग घर में ले आए और आपकी अम्मा ने देख लिया और ऊपर कीमत लिखी हुई है कि 800 ग्राम 750 रुपए का है, तो मुझे अपने कुल्लों पे लाजमी इनवाइट कीजिएगा, लाजमी। तो बहुत होंगी तुम्हारी। एनीवेज, आपने देखा होगा कि जो कॉर्न है, मकई जो होती है, मकई जो होती है, ये आप बाहर खरीद रहे हैं, ये कैंड भी मिलती है, देखी हुई है। सिमिलरली ये जो पीज होते हैं, मटर, ये खुले भी मिलते हैं, हम मंडी से जाके लेते हैं, बट ये कैंड भी मिल रहे होते हैं। फ्राइज, आलू, आप जाके आलू बाहर से परचेज कर ले मंडी से, वो भी है। और आपको फ्रोजन फ्राइज भी मिलती हैं, ये तो देखी होंगी ना, कि ये भी नहीं देखी हुई फ्रोजन फ्राइज? या तो कोई शायद देखी है। तो आलू देखिया कि नहीं देखिया? आलू देखा हुआ है ना, उसको फ्रिज में रख लेना। फ्रिज में रख दोगे तो वो हो जाएगा फ्रोजन फ्राइज, ठीक है। ऑन स्कून है, शॉपर में बांध के रखना है फ्रिज में, बस ये चीज याद रखना। शॉपर के अंदर गिरा लगा कर रखना है आलू, उसको फ्रीज करना है। हाँ वही वही फ्रोजन आलू, ठीक है भाई, ठीक है, वही वही फ्रोजन आलू। अब देखें, ये वो तमाम चीजें, तमाम प्रोडक्ट जिनके ऊपर हमने कोई प्रोसेस नहीं किया ना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं किया, हम उनको ऐसे अगर बेच देते हैं तो उनके पास सेल्स टैक्स नहीं लगता, वो एग्जाम्प्ट है। मतलब मंडी से जाके आलू पकड़ोगे, उसके ऊपर आप किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करोगे। आप मंडी से जाके मटर पकड़ लोगे, पीस पकड़ लोगे, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। आप मंडी से जाके, मार्केट से जाके फ्रेश जो साग होता है आप वो पकड़ ले, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन वही वही आलू अगर आप उसको काट के शॉपर में पैक करके फ्रोजन फॉर्म में दे रहे हैं तो आपने उसके ऊपर प्रोसेस की है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। वही मटर आप उनको निकाल के कैंड करके प्रोसेस करके बेच रहे हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगा। वही साग आप उसको प्रोसेस करके कैन में पैक करके बेच रहे हैं तो वो टैक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी चीज के ऊपर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी वजह से हम उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं, उस वैल्यू एडिशन की वजह से चीजें हमारी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। इज दैट क्लियर? अब ये मैन्युफैक्चर क्या होता है या प्रोड्यूस करना क्या होता है, इसको देखिएगा। हमें मैन्युफैक्चर का पता है, हमें प्रोड्यूसर का पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करना क्या है। मैन्युफैक्चर
ये डेफिनेशन आपकी रीड ओनली है, वो ना हो कि आप इस डेफिनेशन को लिख लिख के हिल हिल के याद कर रहे हो एक सांस में पढ़ पढ़ के। नहीं, ये सिर्फ रीड ओनली है, इसको पढ़ें, इसको समझें, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अब मैन्युफैक्चर क्या है या प्रोड्यूस करना क्या है? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब आप कोई भी चीज, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू एन अदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल, कि एक चीज दूसरी डिस्टिंक्ट चीज में, वाजिया चीज में कन्वर्ट हो गई है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मैन्युफैक्चर कह रहे होते हैं। मतलब आप आयरन लेके आए हैं, लोहे के रोड्स लेके आए हैं, आपने उस रोड्स को वेल्ड करके चेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल में कन्वर्ट हो गया है, दिस इज प्रोसेस। या आप आम लेके आए हैं और आपने उसको अचार बना दिया, तो आम एक आर्टिकल था, अब आपने उसका अचार बना दिया, तो ये प्रोसेस है। आप लकड़ी लेके आए हैं, शुक्र है मैंने लकड़ी ही बोला है, शुक्र है, स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ, वरना मेरी बेइज्जती हो जानी थी। आप लकड़ी लेके आए हैं और आपने उस लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, अब क्या आप वापस फर्नीचर से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन ये अमल जो है ये प्रोसेस है। या कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने आर्टिकल को इतना चेंज कर दिया, इतना उसको रिशेप कर दिया है, अब उसका यूज ही डिफरेंट हो गया है, तो ऐसी चीज को भी हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज को भी हम मैन्युफैक्चर कह रहे होते हैं। आप दरख्त काट के लेके आए और आपने उस दरख्त से बैट बना लिया, अब एक प्रोसेस किया, नई चीज बनी है, उसका यूज बिल्कुल डिफरेंट गया है, ये प्रोसेस। आप दरख्त लेके आए, दरख्त काटा, उसको काटने के बाद उससे आपने चारपाई बना ली, अब आप चारपाई को वापस करते हुए दरख्त नहीं बना सकते, तो ये क्या है? मैन्युफैक्चर कहला रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी प्रोसेस जो इंसिडेंटल होता है, जो साथ साथ हो रहा होता है टू द कंप्लीशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या किया, आपका ये जो प्रोसेस है वो दूसरा भी बीच में हो रहा है, बन रहा है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कह रहे होते हैं? ऐसी चीज़ों को हम मैन्युफैक्चर कह रहे होते हैं, जिसमें बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका मैन्युफैक्चर आ रहा होता है। या फॉर एग्जांपल आपका लोहे का काम है, आप ये जो दरवाजे वगैरह होते हैं ये बना के आप बेचते हैं, अब आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो दरवाजे बना के बेचना है, लेकिन दरवाजे बना के बेचने के लिए आपको साथ में पेंट भी करना पड़ रहा है। देखा ना, वो लाल रंग सा पेंट करते हैं, रेड लेड पेंट कर रहे होते हैं। आप जब भी कोई दरवाजा लेके आते हैं, कोई भी लोहे का सामान लेके आते हैं या बनवाते हैं, तो उसके ऊपर वो रेड सा पेंट करके भेजते हैं, ताकि वो उसको जंग से बचाने के लिए, देखा हुआ है रेड लेड होता है वो, हालांकि वो बड़ा वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी करके बेच रहे होते हैं। लेकिन अब ये दरवाजे वालों के लिए ये लाजमी है, अगर वो पेंट करके ना बेचें, लोग उनका दरवाजा नहीं लेंगे, तो ये चीज़ क्या है? ये भी मैन्युफैक्चरिंग के ला रही होती है। उसके अलावा प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इंग्रेविंग, ये सारे का सारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है, या प्रोडक्शन कहला रही होती है। उसके अलावा असेंबलिंग, असेंबलिंग क्या होती है? कि आपने एक चीज़ पकड़ी, दूसरी चीज़ पकड़ी, उसको आपस में जोड़ के आपने नई चीज़ बना दी, ये भी हमारी क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग कहला रही होती है। जैसे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन जो हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, हम बड़े खुश हैं जी अब हमारे मुल्क में मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, बट वो इस फॉर्म में बन रहे होते हैं कि हम असेंबल कर रहे हैं, हम तमाम पार्ट्स उनके हमारे मुल्क में आते हैं, चिप्स आती हैं, बोर्ड आते हैं, पैनल्स आते हैं, किसिंग्स आती हैं, बैटरी आती है, हम जोड़ के मोबाइल फ़ोन बना के बेच देते हैं। इनोवेशन ज़ीरो है, इनोवेशन कोई नहीं हम कर रहे, इनोवेशन यहाँ नहीं होती, हम बस असेंबल कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, असेंबल होती हैं, हर चीज़ आती है, असेंबल करते हैं, बेच देते हैं। मोटरसाइकिल्स जो है असेंबल हो रही होती है, लेकिन असेंबलिंग जो है
ये इटसेल्फ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ही कहलाती है। उसके अलावा मिक्सिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। कटिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। डाइल्यूटिंग, डाइल्यूटिंग आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डाइल्यूटिंग क्या होती है। तो डाइल्यूटिंग वगैरह करना, ये भी हमारी क्या होती है, ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहला रही होती है। बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग है। पैकेजिंग करना या रीपैक करना, ये सारे के सारे क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कहला रही होती है। तो ये सारे के सारा मैन्युफैक्चर में प्रोड्यूस है। तो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहला रही होती हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इस डायरेक्टली है। आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, शायद केमिस्ट्री में डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसमें क्रूड ऑयल डालते हैं, उससे केरोसिन ऑयल डलता, आपने बनाना पेट्रोल होता है, लेकिन उससे केरोसिन ऑयल बन रहा होता है, डीजल बन रहा होता है, टार बन रहा होता है। ये बाय प्रोसेस से बनना होता है, याद है? ये जो पेट्रोल बनना, केरोसिन ऑयल बनना, डीजल बनना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। लिथोग्राफी होता है, ये पेंट की ही वो होती है कि आप इसमें मेरे ख्याल से पेंट वगैरह कर रहे होते हैं। प्रिंटिंग की कोई टाइप होती है जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज करते हुए सर्विस सरफेस पेपर पेंट कर रहे होते हैं, ये लिथोग्राफी कहलाती है। जी जनाब, ये क्लियर है? जब प्रिंटिंग लिख दिया, प्रिंटिंग में हर चीज आ जाएगी, 3D, 2D, 1D, 4D, 5D, सारी की सारी आ जाएगी। आगे चलें भाई। पॉइंट सी अभी बताया तो है, पॉइंट सी में अभी एग्जांपल दी है डिस्टिलेशन की, कि पेट्रोल बनाने जा रहे हो, साथ डीजल बन रहा है, तेल बन रहा है, मिट्टी का तेल बन रहा है, ये सारे का सारा वही है। उसके बाद है सप्लाई चेन का तीसरा बंदा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर किसे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर को ना हम दो पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर या तो बाय करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है या तो सेल करेगा। अगर वो बाय करेगा तो रॉ मटेरियल वगैरह बाय कर रहा होगा, किसके बिहाफ पे? मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। और अगर सेल कर रहा होगा तो फिनिश गुड्स जो है वो सेल कर रहा होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर ये वो बंदा है जिसको अपॉइंट किया है, जिसको जॉब पे रखा है, किसने? मैन्युफैक्चरर ने। डिस्ट्रीब्यूटर इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर, कोई भी बंदा है। ये इसको अपॉइंट करेंगे किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए। इस एरिया के लिए, लाहौर के लिए, कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, इस्लामाबाद के लिए, फैसलाबाद के लिए, डीआई खान के लिए, मतलब आपने किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया है। अब वो बंदा क्या कर रहा है आपके बिहाफ पे? या तो गुड्स खरीद रहा है, मतलब रॉ मटेरियल खरीद के आपको दे रहा है, या आपसे गुड्स लेके, फिनिश गुड्स लेके आगे होल सेलर्स वगैरह को दे रहा है। ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे? ऐसे
आवाज बंद हो गया चोई साहब। नया होस्ट बन गया लगता है। वेट कर लो भाई। जी आवाज आ रही है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बंदा है, अगर उसने कोई अपॉइंट किया और अगर वो कमीशन के ऊपर काम कर रहा है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को फिर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है तो ये कोई आउटपुट टैक्स वगैरह भी नहीं लेगा। इसका मतलब इसके ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह अप्लाई नहीं होगा अगर ये कमीशन बेस के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बेस पे काम नहीं कर रहा, ये मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और फिर आगे सेल करता है, तो फिर इस केस में इसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। और इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी, मतलब इसके केस में हम आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स जो है वो कैलकुलेट क्या कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर सबको? कौन सी बात? अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन पे काम कर रहा है तो इसको फिर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। जब ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये कोई किसी किस्म का आउटपुट टैक्स वगैरह नहीं लेगा। और अगर ये कमीशन पे काम नहीं कर रहा बल्कि मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है फिर आगे बेचता है, फिर इसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा तो फिर ये क्या किया जाएगा, फिर ही हम इसको आगे चलेंगे। यहाँ पे मैंने कहाँ कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय है? कहाँ लिखा हुआ है? एम्प्लॉय नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय कभी भी नहीं होता भाई, की हो गया है। अपॉइंटेड का मतलब है आपने उसको चुना है, मुंतखब किया है कि ये इस इलाके में तुम मेरा काम करो। अपॉइंटेड का मतलब हायर करना होता है। हायरिंग में और अपॉइंटेड में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर सैलरी दे रहा है फिर तो वो एम्प्लॉय है। यहाँ पे सैलरी का हमने बात नहीं की हुई। अगर सैलरी का वर्ड आता फिर एम्प्लॉय था। यहाँ सैलरी है ही नहीं उसकी। जी जनाब, आगे चलें। अगर आपका टाइम हो गया क्लास लीव कर जाए। आप यहाँ बैठ के मेरे पे एहसान तो नहीं कर रहे? उसके बाद है होलसेलर। होलसेलर कौन होता है? बड़ा आसान सा है। आपने अक्सर बचपन में वर्ड पढ़ा होगा,
पढ़ा हुआ है ना, थोक, जिसको आप बचपन में थूक पढ़ते थे। यार इंटरनेट तंग कर रहे हैं, हम इसको तो रिमाइंड अप कर रहे हैं, फिर बंद हो गई। कल हम यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यू करते हैं।